क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग अब थम गई है। आखिरकार ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि सीज फायर की जो टाइमिंग ट्रंप ने फिक्स की थी, उसका उल्लंघन दोनों ही मुल्कों ने किया। इस पर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले नाराजगी भी जताई है, लेकिन सीज फायर पर सैद्धांतिक सहमति अब बन चुकी है। इसके बाद कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। 24 घंटे यही हालात बने रहे तो सीज फायर की शर्तों के मुताबिक जंग खत्म मानी जाएगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान एक साथ शांति शांति कहते हुए उनके पास आए थे तो उन्होंने सीज फायर करा दिया, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका ही ईरानी सीज फायर ऑफर लेकर आया था। वहां ईरान कह रहा है कि अमेरिका ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। सीज फायर के दावों की झड़ी लगी हुई और इसी बीच तीनों मुल्क अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी गई। अमेरिका कह रहा है कि यहां अब कभी भी जंग नहीं होगी। ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे ही चलेगा और अब तो IAEA की भी कोई भी मंजूरी नहीं मिलेगी और कोई हमला हुआ तो एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में इस जंग के कारण, लक्ष्य और परिमाणों पर गौर करें तो पता चलता है कि 12 दिन चली जंग अरबों खरबों का बारूद फूंक गया। हजारों से ज्यादा जानें चली गई। दोनों मुल्कों का बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया की इकोनॉमी पर असर हुआ। तेल महंगा हो गया, शेयर बाजार हिल गया, सैकड़ों उड़ाने, हजारों मुसाफिर, लाखों करोड़ों के कारोबार का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान से परमाणु डील में नाकाम अमेरिका ने इजराइल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला कर दिया। कहने को 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए गए और जंग खत्म हो गई। यूएन में निंदा होती रह गई। UNSC आपात बैठकें करता रह गया। IAEA को 90% संबंधित यूरेनियम और एटम बम तो छोड़िए, मामूली रेडिएशन तक नहीं मिल पाया। लेकिन जंग हुई तो सवाल उठते हैं कि क्या आज की दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ चुका है? वर्ल्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है? क्या अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानूनों, संस्थानों का मकसद और प्रभाव अब खत्म हो रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। 12 दिनों की जंग ऐसे खत्म हुई कि ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से पहले फोन करके खबर दी। फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की खानापूर्ति की। उधर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तेहरान गर्म प्याली चाय के साथ जश्न में डूब गया। अमेरिका भी जीत गया, ईरान भी जीत गया, इजराइल तो खैर जीत ही गया। तो सवाल उठा, क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? क्या ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई? क्या इजराइल को एटमी खतरा खत्म हुआ? 12 दिन तक ईरान से इजराइल तक सैकड़ों टन बारूद फूंकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ परमाणु खतरा खत्म माना जाए? इजराइल के शहर दर शहर दिख रहे खंडहर और सीज फायर के पहले तक किए गए प्रहार से इजराइल में हुई 9 मौतों के बाद क्या ईरान का बदला पूरा हो गया? इजराइल से ईरान पर हमला करा के ट्रंप ईरान को शायद अपनी न्यूक्लियर डील वाली शर्तों पर तो झुकाने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान की ओर से पैदा हुए एटमी खतरे को फिलहाल टालने का गुमान जरूर ट्रंप को है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स पर लाखों किलो बारूद बरसाकर अमेरिका ने मान लिया कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई। लेकिन अमेरिका की इस खुशफहमी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नजर नहीं आती। अमेरिका के हमले में 90% तक संवर्धित यूरेनियम वाला ईरानी भंडार कहां गया, किसी को पता नहीं। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को कितना नुकसान हुआ, अब तक अंदाजा नहीं। फिर भी ईरान में हमला करके अमेरिका ने यह जरूर साबित कर दिया कि दुनिया में उसकी मनमर्जी अब भी चलती है। इजराइल ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया था कि ईरान ने जो परमाणु क्षमता हासिल की वो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है।
इजराइल ने जंग के शुरुआती हफ्ते में ही ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना के बड़े अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल ने अपने इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने वाले सुपर ब्रेन्स को ढेर करके बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर वैज्ञानिक ढेर किए गए। इसके अलावा इजराइल के सटीक आसमानी हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी मारे गए, जो इस जंग में इजराइल का हासिल है। इस जंग से ईरान में फिलहाल खामेनेई की सत्ता को दोबारा जान मिल गई। इस जंग के युद्ध विराम के बाद ईरान की झोली में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक के आगे खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से मना कर दिया। दुनिया के सुपर पावर और सुपर डिस्ट्रक्टर अमेरिका के खुले तौर पर युद्ध में शामिल होने के बावजूद ईरान ने न तो सरेंडर किया, न ही कोई शर्तें मानी। इस जंग से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हासिल उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो तमाम हमले, हंगामे, मौत और कोहराम के बावजूद बदस्तूर जारी रहेगा। ईरान की संसदीय समिति ने इस जंग के बाद यह फैसला किया कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रही थी, अब वो बंद कर दी जाएगी। ईरान की संसद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उस बिल को मंजूरी देने जा रही है, जिसमें यूएन की ओर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की IAEA की निगरानी को नामंजूर कर दिया गया है। कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रेजई के हवाले से खबर यह है कि अब न तो सर्वेलेंस कैमरे लगेंगे, न निरीक्षण की मंजूरी मिलेगी, न ही कोई रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ईरान का कहना है कि जब तक ये गारंटी नहीं दी जाती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भविष्य में कभी कोई हमला नहीं होगा, तब तक ईरान IAEA को निगरानी करने नहीं देगा, क्योंकि तमाम सहयोग के बावजूद अमेरिका ने ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। ईरान इजराइल के बीच चली इस 12 दिन की जंग में दोनों मुल्कों के नुकसान की बात की जाए तो ईरान को अपने 3 परमाणु ठिकाने खोने पड़े, तो इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम की नाकामी सामने आ गई। ईरान को अपने बेशकीमती वैज्ञानिक और कमांडर खोने पड़े, तो इजराइल को दर्जनों नागरिकों की जान की कीमत चुकानी पड़ी। ईरान की तेल रिफाइनरी से लेकर तेल उत्पादन में 35% तक का नुकसान उठाना पड़ा, तो इजराइल के कई प्रतिष्ठान, संस्थान, पावर प्लांट और अहम इमारतें खंडहर हो गई। जिस जंग में 800-900 करोड़ डॉलर का बारूद फूंक गया हो, उस जंग में दुनिया का नुकसान अलग हुआ। तेल के दाम से शेयर बाजार के नुकसान तक और कारोबार से हवाई उड़ान तक कई देशों को करोड़ों का नुकसान इस जंग के कारण हुआ है। सुशांत जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम जब बात कर रहे हैं तभी यह खबर आ रही है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में सेना की रडार साइट पर हमला किया गया है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि अभी भी वक्त है उनके पास में, तो देखिए इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया हुआ है। उनकी रडार साइट पर हमला किया हुआ है। ईरान की ओर से जो सुबह हमले हुए थे उसके बाद यह पलटवार किया गया है, यह इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। जैकलिन सोलोमन थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उनके पास अभी भी अधिकार है, उनको परमिशन है कि वो हमला कर सकती है। देखिए इजराइल ने तुरंत आज सुबह ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी। उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हमला करते हुए उनकी रडार सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है, उनको टारगेट करने की कोशिश वहां पर की गई। तो आखिरकार अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हम निकाले कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहेगी, जिस तरीके से दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और क्या वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर बदल चुका है? कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, और आगे जाकर इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा है, पूर्व डिप्लोमैट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ORF, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूर्णिमा नाथ, रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, अमेरिका से इस चर्चा में जुड़ रही है। सैयद सफर जमीर अब्बास जाफरी, प्रोफेसर है अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान से, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और जैकलिन सोलोमन भारतीय नागरिक है, इजराइल में पिछले 26 साल से रह रही है, वो इजराइल की भूमिका भी इस चर्चा में रखेंगी। और 3 सवाल के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या ट्रंप ने ही ये पूरा मामला तैयार किया था, माहौल तैयार किया था, और ईरान इजराइल की जंग की ब्लूप्रिंट ट्रंप के इशारे पर हुई थी? ये पहला सवाल हमारा है। दूसरा सवाल, क्या ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने में ट्रंप कामयाब हो गए हैं? क्योंकि इसी बात को लेकर दरअसल ये पूरा
जंग बखेड़ा खड़ा हुआ और आखिरकार क्या अपने इस लक्ष्य में इजरायल और ट्रंप कामयाब हो गए हैं? और तीसरा सवाल, क्या नई व्यवस्था में वैश्विक संस्थान अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं? फिर वो IAEA हो, UNSC हो या UN हो, क्या अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने मंगलवार यानी 24 जून को कहा कि मॉस्को इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम के पक्ष में है, यानी रशिया भी इसके पक्ष में है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह स्थायी होगा या नहीं होगा। बार बार यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या यह युद्ध विराम इसी तरीके से जारी रहेगा? इस पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। रशिया भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम समझौते पर रूस की यह पहली प्रतिक्रिया है और लैवरोव कह रहे हैं कि अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना और स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि यह बताया गया है कि अमेरिकियों ने इजरायल को युद्ध विराम करने के लिए सहमत होने और अनिश्चितकालीन युद्ध विराम स्थापित करने के लिए राजी किया। हमारे कतर के मित्रों ने तेहरान के संबंध में भी ऐसी ही भूमिका निभाई, यानी अमेरिका और कतर के वजह से यह युद्ध विराम हुआ, इस तरीके का रूस का कहना है। लेकिन इसकी घोषणा के बाद इजरायल और ईरान के बीच हमलों के आदान प्रदान की खबरें आई है और इसीलिए यह खंडित जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। एक बार सुन लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया था, वो भी जरा एक बार सुन लेते हैं। These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm डोनाल्ड not ट्रंप happy. कह रहे हैं कि शांति बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री इस बात पर आशंका जता रहे हैं कि जिस तरीके से ये युद्ध विराम हुआ है, ये क्रेडिबल है, सस्टेनेबल है, या ये अमन के लिए पूरी तरीके से शांति मानी जाए कि नहीं मानी जाए, इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी प्रोफेसर है अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ईरान से, उनसे ही शुरुआत हम इस बारे में करेंगे। रूसी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि युद्ध विराम स्थायी स्वरूप में हुआ है, ये सस्टेनेबल है, ऐसा उन्हें नहीं लगता। ईरान की भूमिका क्या है? क्या ईरान को लगता है कि अब ये सस्टेनेबल है और ये हो चुका है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दावत का, और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं और तमाम व्यूअर्स को आदाब, और उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से रिलीज हुआ है उसके अंदर इसको सीज फायर नहीं कहा गया है, उसे हॉल्ट कहा गया है, हॉल्ट ऑफ सेसेशन कहा गया है, ना कि सीज फायर, यानी उसको रोका गया है, ना कि सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल पे कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकता कि उसने जहां जहां सीज फायर किया, अभी तक तकरीबन 280 टाइम्स उसने लेबनान के सीज फायर के बाद उस सीज फायर का उल्लंघन किया है। तमाम दुनिया जानती है इजराइल के ऊपर कभी भी कोई कंट्री भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जितने लॉज उन्होंने तोड़े हैं और जितना उनके ऊपर इस वक्त जेनेसाइड, पूरी दुनिया में जो उनका जेनेसाइड की वजह से उनकी जो इस वक्त स्थिति बन गई है, और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनको एक जेनेसाइडल मुल्क मानते हैं, जेनेसाइडल कंट्री मानते हैं। तो हमारे लिए क्लियर है कि इजराइल के ऊपर तो जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान से रिलीज हुआ है, जो यहाँ की शूरे अमनियत मिल्ली यानी यहाँ की जो गार्डियन काउंसिल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि हमने, गौर करिएगा इस बात पे, कि इन्होंने कहा है कि हम दुश्मन के दिए हुए कोई भी वादों पर भरोसा नहीं करते, और हमारी उंगलियां जो हैं, जो कहते हैं कि गन के ऊपर आमादा है, अगर दुश्मन ने जर्रा बराबर भी अगर गलती किया तो उसको जवाब दिया जाएगा। मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये जंग एक एग्रेसिव जंग थी, एक इलीगल जंग थी, जो ईरान के खिलाफ तमाम इंटरनेशनल कानून की उल्लंघन करते हुए जंग की गई थी। एक सिविलियंस 600 से ज्यादा मारे जा चुके हैं ईरान के अंदर इस वक्त, और उसमें से 95% ऐसे हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए थे
और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके। तो एक इजराइल के बारे में कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इतनी क्रूरता है कि दूसरों को मारने में सैडिस्ट मेंटालिटी है, दूसरों को मारने में मजा आता है, तकरीबन ये दुनिया के लिए साबित हो गया है। कुल मिलाकर प्रोफेसर जाफरी आप कह रहे हैं कि ईरान इस सीज फायर पर फिलहाल भरोसा करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में जैकलिन सोलोमन भी यहां पर जुड़ी हुई है। इजराइल की क्या भूमिका रहेगी आपको लगता है, जिस तरीके से रूसी विदेश मंत्री कह रहे हैं और यहां पर ईरान से जुड़े हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि वो भरोसा इस पर नहीं रख रहे हैं, क्या इजराइल भी इस पर भरोसा नहीं रखेगी? क्योंकि आखिर तक हमने देखा कि ईरान से वहां पर मिसाइल फायर हो रही थी, इजराइल से उसका जवाब दिया जा रहा था। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि दोनों ही मुल्क इस बात को आखिर तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे और आखिरकार अब यह सीज फायर हो चुका है। क्या इजराइल इसको मानता है? क्या आपको लगता है कि इजराइल को लगता है कि यह सस्टेनेबल होगा सीज फायर? हेलो एवरीवन। कल रात 1:30 बजे हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ट्वीट की तरफ से समझ में आया कि सीज फायर आज सुबह 7 बजे से चालू होने वाला है। सुबह 5:45 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक इजराइल के टाइम पर हमारे ऊपर नॉन स्टॉप मिसाइल गिराए जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू द सीज फायर दैट वाज सपोज टू बी देयर, सुबह 7 बजे बंद होने वाला था। हम लोग 8 बजे तक आज 3 घंटे कंटिन्यूसली बंकर में थे और सेफ्टी रूम्स में थे। तो मेरे हिसाब से तो सीज फायर का उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। एट द सेम टाइम इजराइल को आज 7 बजे शाम तक बॉम्बिंग करने की इजाजत है और तभी आज शाम को 7 बजे ही सीज फायर इजराइल की तरफ से शुरू होगा। इजराइल भी इजाजत मतलब क्या है जैकलिन? अकॉर्डिंग टू द सीज फायर सुबह 7 बजे ईरान रुकने वाला है, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल को रुकना है, दैट इज शाम को 7 बजे इजराइल टाइम पे, और उसके बाद सीज फायर ऑफिशियली शुरू होने वाला। हम सब लोग उतने सभी इजराइलियों को ये सीज फायर की बहुत जरूरत है और सभी चाहते हैं कि ये सीज फायर हो जाए एंड होपफुली हम लोग रुके हुए हैं देखने के लिए आज शाम को क्या मोड़ लेता है ये सब। ठीक है, मुझे सुशांत सरीन और हमारे बाकी मेहमान यानी अचल मल्होत्रा जी के पास भी जाना है, क्योंकि ये जो स्थगिति की बात है ना, ये हमने कहीं ना कहीं सुनी है। कुछ ही महीने पहले इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी हमने सुनी थी, तो जरा उस पर मुझे सवाल पूछना है। लेकिन उससे आपके पास आने के पहले एक बार फिर प्रोफेसर जाफरी, क्या ईरान भी चाहता है कि सीज फायर हो? क्योंकि अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीज फायर तो होगा और ईरान कह रहा है कि फिलहाल हम स्थगिति कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से इसका उल्लंघन करेंगे। लेकिन फिर भी आपने सुना कि आप सुबह 7 बजे से दरअसल ये सीज फायर लागू होना था इजराइल टाइम के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद 8 बजे तक वहां पर मिसाइल दागना चलता रहा करके इसके लिए। तो क्या ईरान सचमुच में सीज फायर चाहता है? आपको भी पता है कि आप जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, पहली चीज तो ये है कि ये सीज फायर की रिक्वेस्ट पहले नेतन्याहू की तरफ से हुई है, यानी उन लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी सीज फायर की। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो जो आपने भी प्ले किया था, उन्होंने खुद कहा है कि पहले इजराइल ने बॉम्ब मारा है, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया है। ये आप फिर इजराइल ने पहले बॉम्ब मारा है, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया है। तो जो आप अभी तक पैटर्न देख रहे हैं वो ये है कि ईरान कानून फॉलो करता है, इजराइल कानून फॉलो नहीं करता, अमेरिका कानून फॉलो नहीं करता। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ है, आपको मिला? किसी को मिला? देखिए, मैं एक आपको मिसाल दूं बहुत आसान सी हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। खुदा न करे, लेकिन अगर कोई कहे कि आपके घर में एक चुड़ैल और आपके घर में बॉम्ब मार दे, कहे कि क्योंकि आपके घर में एक चुड़ैल है, वो चुड़ैल है नहीं है साबित कानून कहाँ है? किसी के पास प्रूफ है? IAEA वाले कहते हैं बॉम्ब नहीं है, तुलसी गेबार्ड कहती है बॉम्ब नहीं है, IAEA कहता है कि हम राजी हैं जो हो रहा है, लेकिन फिर भी बॉम्ब मार दिया गया। यानी पूरी एक जंग झूठ की बुनियाद पे शुरू की गई, सिविलियंस को मारा गया, इलीगल वॉर था, क्रिमिनल वॉर था। उसके बावजूद ईरान ने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए पीस को हमेशा मुकद्दम रखा है। लेकिन यह भी ईरान बताना चाहता है कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है वो क्षमता रखता है कि इससे ज्यादा हमला कर सके वो। ठीक है, सुशांत सरीन, आपने सुना, दोनों ही पक्षों को आपने सुना। दोनों कह रहे हैं कि हम भरोसा नहीं करते कि इस तरीके से चीजें होगी, और एक बार फिर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये हॉल्ट हुआ है। ट्रंप जो कहते हैं वो कभी भी कोई भी पक्ष कहने को तैयार नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के मामले में भी भारत ने साफ शब्दों में किया कि हमने सिर्फ स्थगित किया है, हमने सीज फायर नहीं किया है फिलहाल।
यही कहने की कोशिश और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। उसी तरीके से ईरान कह रहा है कि हॉल्ट किया हुआ है। तो इसको क्या मानकर चले कि ये अस्थायी है पूरी तरीके से और ये कभी भी मामला भड़क सकता है? सुशांत सर। साहिल, अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि कभी भी मामला भड़क सकता है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मामला सुलझा भी नहीं है। और जहां तक विश्वास का मामला है, बिल्कुल सही है। ईरान अगर इजराइल के ऊपर नहीं विश्वास करता तो मेरे ख्याल वही चीज इजराइल के ऊपर भी अप्लाई होती है। वो भी ईरान के ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ईरान की कई कार्रवाइयां ऐसी रही हैं पिछले कई दशकों में जो शायद इजराइल के लिए काफी हानिकारक साबित हुई हैं। चाहे वो आतंकी गुटों का समर्थन करना हो या बाकी जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बम बना लिया था, लेकिन जो जो खतरा था या जो आशंका थी वो ये थी कि वो बम बनाने की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कितनी बात सच है नहीं है वो मैं उसमें नहीं पड़ता उस बहस में। दूसरी चीज ये कि अभी तक हमारे को ये भी नहीं पता साहिल कि जो अभी तक हमले हुए ईरान के ऊपर और उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके ऊपर, उन्होंने क्या एक्चुअली ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको तहस नहस कर दिया है या उसको 20, 25, 30 साल पीछे डाल दिया है या नहीं डाला। क्योंकि अगर तो वो नहीं डाला तो फिर तो वो खतरा अभी भी इजराइल के ऊपर रहेगा और इनफैक्ट और ज्यादा शिद्दत से इजराइल को महसूस होगा, क्योंकि अब तो दोनों की आमने सामने लड़ाई हुई है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। तीसरी चीज ये, अमेरिका जो है वो भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शस्त्र उसके पास आए। लेकिन अब अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि एक मस्करा वहां पर राष्ट्रपति बन गया है और वो एक ऐसा मस्करा है कि अब उसको कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। मतलब कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका में एक इस तरीके का सिस्टम आएगा जहां पर एक ऐसा व्यक्ति आएगा और ऐसी बातचीत करेगा जिसको सारी दुनिया हैरत से देखेगी और समझेगी, समझ नहीं पाएगी कि ये चाहता क्या है भाई। ये बोल जो रहा है इसकी कितनी विश्वसनीयता है, ये क्या सोच समझ के बोल भी रहा है कि ऐसे ही बोलते जा रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि हमने तो नहीं बोला था सीज फायर करवाने को, ये तो अमेरिका हमारे को बोल रहा था कि ईरान चाहता है। ईरान कहता है कि नहीं हमने भी नहीं बोला था, ये तो अमेरिका कह रहा है कि इजराइल चाहता है। अब ये या तो कोई नई तरीके की इंटरनेशनल डील मेकिंग है। अब ये आप कारोबारी मामले में इस तरीके की चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में अगर आप इस तरीके की चालाकियां करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका जिसका एक असर और रसूख है सारी दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसको कौन संजीदगी से लेगा कि यार ये अमेरिकी जो बोल रहे हैं इसको हमने सीरियसली भी लेना है या नहीं लेना। तो हालात नाजुक है, खराब है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं साहिल, एक आधा मिनट और लेता हूं, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो या बाकी जो जितने आसपास के देश हैं, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई एक हद से आगे बढ़े, क्योंकि फिर सभी का उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चाहता है, लेकिन ऑफ रैम्प क्या होगा कि समझौता भी हो जाए, नाक भी ना कटे और मामला सुलट भी जाए और एक स्टेबल पीस आ जाए रीजन में। ये इसका क्या तोड़ है अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन एक बात तो हमें देखनी पड़ेगी ना अचल मल्होत्रा जी, कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तब तो बात यहां से शुरू हुई कि आईएईए कहने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ट्रेसेस वहां पर मिले हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के कुछ सबूत मिल रहे हैं। हालांकि वो बड़ा वेग स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का कहना था कि ईरान वहां पर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको लेकर हमें उन्हें साफ आगे आना होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहे। वो एक बार कहते रहे कि भाई रिजिम चेंज होना चाहिए, लेकिन रिजिम चेंज तो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर उनके अटैक किए, 3 जगह पर अटैक किए, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि क्या सचमुच में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। ऐसे में इस युद्ध ने क्या हासिल किया है, क्या टारगेट था और क्या हासिल किया है, बिना शांति भंग करने के बाद हम लोग कहे क्या हासिल किया, ऐसा आपको लगता है? दोनों ही अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। तो ये बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है किसी हद तक। बहरहाल आपने बहुत उम्दा सवाल उठाए हैं। इजराइल या अमेरिका का ये कहना कि बम बना लिया या बम बनाने वाला है, तो पिछले 20-25 साल से यही बात कही जा रही है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है।
IAEA में मैं 4 साल तक एसोसिएटेड रहा था, दर्जनों मीटिंग हुई थी वहाँ पे। कोई रिपोर्ट मेरी नॉलेज में नहीं है जिसमें ये IAEA ने कहा हो कि ये ईरान जो है बॉम्ब की तरफ अग्रसर है। हाँ, एनरिचमेंट पे लेके जरूर बातें होती थी, और अभी भी ये कह रहे हैं कि उसके पास 400 किलोग्राम के आसपास 60% तक का एनरिच यूरेनियम है, जो अपने आप में अभी कम है। शायद बम बनाने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। उतना टेक्निकल एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, बट इतना मैं बता सकता हूँ कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास बॉम्ब है। बहरहाल ये लड़ाई दिलो दिमाग में अमेरिका और इजराइल के सालों साल से चल रही है कि किसी तरीके ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, कमजोर बनाना है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के अस्तित्व का खतरा बताते आ रहे हैं। तो अब जब हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को इजराइल पे, तो उसके बाद इजराइल को लगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहले ईरान के प्रॉक्सीज को वन बाय वन कमजोर किया जाए, और जो उन्होंने काफी हद तक कर भी लिया, और उसके बाद ईरान को टारगेट किया जाए। पिछले कई सालों से इजरायली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को परसुएट करते आ रहे हैं कि भाई आप उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कीजिए। किसी भी प्रेसिडेंट ने ये नहीं माना, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, जो एक टर्म कर चुके हैं। बट इस बार मालूम नहीं उनके पास कहां से कौन सी ऐसी खबर आई कि जैसे कल परसों बॉम्ब बनेगा और चौथे दिन वो इजराइल के ऊपर गिरेगा जाकर, और उन्होंने ये जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको करने का फैसला लिया। बहरहाल इसका क्या नतीजा निकला अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं है। ईरान को कितनी डैमेज हुई हम कोई नहीं जानता है, वक्त लगेगा ये समझने में। जेडी वांस जरूर इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि अब उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। अब सिर्फ सवाल ये रह गया कि ईरान अगर दोबारा कोशिश करेगा तो फिर हम उसे दोबारा मारेंगे। तो घूम फिर के बातें वहीं की वहीं चले आ रही हैं। 18,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए बॉम्ब गिराने में, और पता नहीं करोड़ों रुपए का तो आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि नुकसान हो गया, जान का, माल का। विश्व की जो है आर्थिक स्थितियों पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। और जो एक तीसरा सवाल भी आपने उठाया उस पर बहस होगी कि इंटरनेशनल जो गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस है उसके रोल एक बार फिर से एक्सपोज हो गया, और डेफिनेटली हम उस फेज में पहुंच चुके हैं जहां वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज नहीं रही, कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं होती है, सिर्फ रियल पॉलिटिक पे बात चलती है। यहाँ कोई उसका वो नहीं है, प्रिंसिपल्स की बात नहीं है। आपको ठीक लगता है आपने कर दिया, आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया इसमें। नहीं अच्छा जी, और ये सवाल इसलिए भी मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि आज हमारी संवाददाता गीता मोहन ने ईरान के राजदूत भारत के उनका एक इंटरव्यू किया, और उस पर वो IAEA पे सवाल उठा रहे हैं कि हम तो NPT साइन कर चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको मारा गया, फिर IAEA के साथ बातचीत करने का, उनके लोगों को न्यूक्लियर फैसिलिटीज देखने के लिए अलाउ करने का NPT का क्या मतलब रह गया? ये सवाल वो वहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सरीन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे अमेरिका भी जाना है क्योंकि पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी हमको दिखाना है। लेकिन सुशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। बहुत जल्दी से मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा था कि एम्बेसडर साहब जो हैं इतने अनुभवी हैं और उसके बाद भी वो बात कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में प्रिंसिपल्स और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। कब थी सर, कब थी? ये सारे प्रिंसिपल्स, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये रूल ऑफ लॉ की जो बातें हैं, ये इसका एक ही प्रिंसिपल है यार। सुशांत जी एक और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम जब बात कर रहे हैं तभी यह खबर आ रही है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में सेना की रडार साइट पर हमला किया गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि अभी भी वक्त है उनके पास में। तो देखिए इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया हुआ है, उनकी रडार साइट पर हमला किया हुआ है। ईरान की ओर से जो सुबह हमले हुए थे उसके बाद यह पलटवार किया गया है, यह इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। जैकलिन सोलोमन थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उनके पास अभी भी अधिकार है, उनको परमिशन है कि वो हमला कर सकती है। देखिए इजराइल ने तुरंत आज सुबह ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी
उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हमला करते हुए उनके रडार सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है, उनको टारगेट करने की कोशिश वहां पर की गई। सुशांत सरीन, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, हम जो कह रहे थे ना कि कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, अब तो अमेरिका की बात मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यार देखो, सिंपल सी बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बाकी जितने कानून वानून बनते हैं, भाई ये पूछना चाहिए ना, जिसने कानून बनाया, जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, भाई कोई ये तो पूछे ये रूल्स बनाए किसने? ये उन्होंने बनाए जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता जमा रखी थी, उन्होंने कानून बनाए। अब जो दूसरे उभरते हुए देश हैं वो उसको चुनौती दे रहे हैं, और जिन्होंने ये कानून बनाए वो खुद उन कानूनों के ऊपर अटकते नहीं है और उनका उल्लंघन करना अपना कर्तव्य मानते हैं या अपना अधिकार मानते हैं कि हमने कानून बनाया, लेकिन कानून का उल्लंघन भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है, इसलिए। लेकिन सुशांत जी, मेरा सवाल यहां पर यह भी रहेगा कि एक तरफ तो आप उन देशों को कहते हैं कि आप एनपीटी में आप उसको साइन करो, आप उनके साथ में आइए, आईएईए आपका मुआयना कर सकता है, आके देख सकता है कि आप जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आपका एनरिचमेंट प्रोग्राम कहां तक पहुंचा हुआ है, कि आपकी कैपेबिलिटी कहां तक पहुंची हुई है। जब आईएईए चाहेगा आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है, जो इसको मानने के लिए तैयार है उस पर तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, इसके लिए सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सुशांत जी, आपको नहीं लगता कि ये बात उस तरीके से भी जा रही है? ईरान ने एनपीटी साइन किया था, इजराइल ने एनपीटी नहीं साइन किया था। ईरान की कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं एनपीटी के तहत जो इजराइल की नहीं बनती, एक तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये ईरान के ऊपर आशंका होती है वो ये है कि जिस लेवल पर या जिस तरीके का उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उससे ये आशंका थी कि बहुत वो आईएईए के निरीक्षण के बगैर कुछ ऐसी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उनको परमाणु बम की तरफ लेके जाएगी। अब ये एक उनके ऊपर आरोप है, एक आशंका है, इसको जैसे आप देखना चाहें आप उसको वैसे देख लें, लेकिन इस बात को ईरान ने पूरी तरीके से कभी भी झुटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आप 300 फीट या 300 मीटर नीचे कोई एक अपना वो बनाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, तो क्यों बना रहे हैं? अगर पारदर्शिता है तो वो करने की जरूरत नहीं थी ना, फिर तो सबको पता होता कि आप नहीं कर रही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जरा ईरानियन जो राजदूत है उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी, जरा उसका एक हिस्सा एक बार सुना देते हैं, क्योंकि अब वो आईएईए पर सवाल उठा रहे हैं कि कहा गया था आईएईए जब हमारे साइंटिस्ट को मारा जा रहा था, और वो कह रहे हैं कि जो सिविलियन डेथ्स हुई है ईरान में उसके लिए आईएईए भी कैसे रिस्पॉन्सिबल है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद अचल जी आपके पास भी आऊंगा मैं। चलिए, तो अब ईरानियन राजपूत भी कह रहे हैं कि ट्रंप भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। अचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस रिएक्शन को सुनाने के पहले? नहीं, मैं दो तीन छोटी छोटी बातें थी। सुशांत जी जो बात कह रहे थे कि वैल्यूज के बारे में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से ये साबित हो गया है, शायद मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कि वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज तो काफी समय से खत्म हो चुकी है। ये तो आप रियल पॉलिटिक पे चलते हैं और ये जीता जाता। अब इससे पहले रशिया ने यूक्रेन पे किया, व्हाटएवर वाज द प्रिटेक्स्ट, उन्होंने अपनी राइट टू डिफेंड किया, कि उन्होंने लगा कि हमें मेरे बिल्कुल बैकयार्ड में नेटो आके खड़े होने वाली है, तो उन्होंने खुद से फैसला किया कि इसको रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह की ये जो कुछ भी हो रहा है ये रियल पॉलिटिक पे हो रहा है, कि हमें लगता है ये ठीक है और बाकी सब जाओ, गो टू हेल, वी डोंट केयर फॉर यू। एनपीटी की जहाँ तक सवाल है, यस, ईरान की ऑब्लिगेशंस हैं और मेरे हिसाब से वो काफ़ी हद तक उससे पूरा करता आ रहा है। और ये जो फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ ये बॉम्ब गिराए गए हैं, शायद वो भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं शायद ये फैसिलिटीज़। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया है, बट पूरी दुनिया जानती है, द वर्स्ट गार्डेड सीक्रेट इसकी, इजराइल के पास 70 या 90 बॉम्ब है। सिप्री की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। क्या गारंटी है यार कि इजराइल उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं करेगा? तो क्यों नहीं उसकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उसे परसुएट किया जाता कि भाई तुम भी इसको अपना डीकमीशन करो। कोई बात नहीं कर रहा उसकी।
इजराइल से कोई ये सवाल नहीं उठाता कि तुम क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस में आपके इतने जो मेंबर्स हैं एक रेजोल्यूशन पास किया है, 2 नेशन उसके 2 स्टेट जो सोल्यूशन दिया आपका हमास पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में, आप क्यों नहीं मानते हैं उसको? ठीक है, हमास का तरीका ठीक नहीं है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिबरेशन वॉर लड़ रहे हैं, तो आप यूज ऑफ यही तो बात है ना, हाँ। यही तो सवाल बार बार उठाया जाता है कि जो एनपीटी को साइन करता है उसको तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो एनपीटी को साइन करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज आईएईए को दिखाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं, उनको कोई सवाल नहीं पूछता है। पूर्णिमा नाथ, आपने अभी सुना कि ईरानियन राजदूत कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, हमको नहीं लगता कि इस तरीके से चीज होगी। इजराइल कह रहा है कि अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि इस तरीके से सीज फायर होगा। तो ये किस टाइप का सीज फायर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। अभी उन्होंने रडार सिस्टम पर टारगेट करने का कोशिश किया है। पूर्णिमा नाथ, तो ये किस टाइप का सीज फायर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, जो भी कह रही हूँ मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, मेरा ये असेसमेंट है और ऑब्जर्वेशन है, ये पार्टी की बयान नहीं है। मैंने पहले से ये कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस किस तरह का सीज फायर है, किससे बात किया है। बात करने से बार बार ईरान के खमेनी बोल दिया मैं सरेंडर नहीं करूंगा, उसके बाद सैयद अब्बास उनके फॉरेन मिनिस्टर कह दिया कि हम सीज फायर नहीं किए, सिर्फ हॉल्ट हुआ है। उसके बाद जाने के बाद देखा गया कि व्हाइट हाउस से लेकर ट्रम्प के जो कोर बेस है सब सेलिब्रेशन मोड में आ गए कि ही नीड्स नोबेल प्राइज, ऐसे हो रहा है अब। लेकिन रियलिटी में यहाँ पे आप देखो तो 70% ऑफ अमेरिकन आज के टाइम पे actually is not in favor of this war, or United States actually going directly bombing Iran. हम favor नहीं कर रहे. This is the number that we got yesterday, 70% मान लो, give or take. Now within the party, within the Republican Party, there is a clear division and split दिख रहा है. आपको याद है कैंपेन के समय डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था नो वॉर, राइट? पर टर्म 1 में नया वॉर शुरू नहीं किया था. वी आर ऑल ग्रेट, वी फील ग्रेट अबाउट इट एंड वी सपोर्टेड इट, एंड नो वॉर इज बैड, दिस इज मागा एजेंडा, ग्रेट, नो प्रॉब्लम. टर्म 2 में आते आते पता नहीं क्या हो गया, 3-4 महीना में एवरीथिंग लिटरली लुक्स totally different. It doesn't make any sense in terms of इतना जल्दी फ्लिप कैसे हुआ. जो आदमी जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपोलोजाइज करना है बिन लादेन को छुपाने के लिए, अभी कह रहे कि वो उनके साथ डील कर रहे क्रिप्टो के लिए, बिजनेस के लिए. सो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रूप जो हम लोग देख रहे हैं. पहले हमें समझ देखा नहीं, अभी देख रहे हैं. देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स दैट वी डोंट नो फ्रॉम नॉर्मल व्यू पर्सपेक्टिव, वो भी हो सकता है. कभी कभी उनके जो कोर सपोर्टर हैं और एकदम कट्टर जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि तुम लोग को, तुम्हें क्या पता है, उनको क्या पता है. तो यू डोंट नो, यू नो, ही नोज बेटर, ट्रस्ट हिम. आप व्हाइट हाउस की जो इमीडिएट पोस्ट आया, ट्वीट आया, उसमें लिखा है कि ट्रस्ट कम. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, Israel is in a victim state, but उनका नुकसान बहुत होगा because of the fact that America actually jumped on this particular case. अभी यहाँ पे कतार में जाके ईरान ने बॉम्ब किया, अब कतार is going to get involved. Now if you look at it from a perspective, कुल मिलाकर होने वाला, कुल मिलाकर यहाँ पे पूर्णिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमेरिका से ये पर्सपेक्टिव रख रही है, क्योंकि आप उस पार्टी को बिलोंग करती है. आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव में प्रचार किया था तब तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनके इससे पहले के राष्ट्रपति है वो अमेरिका को खींचकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग युद्धों में, झगड़ों में लेकर आते थे और वो नहीं लेकर जाएंगे, और वो भी यही करने की कोशिश कर रहे थे. मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ नजर आती है कि कोई भी इस सीज फायर को मानने को तैयार नहीं है, उस पर विश्वास रखने को तैयार नहीं है. इसके लिए आने वाले दिनों में सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल के बीच में क्या होता है उस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा.